जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया चीन और भारत का संबंध, और आज हम चल रहे हैं आज के अध्याय में पढ़ने पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति और भारत की परमाणु नीति। आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया भारत का चीन के साथ किस प्रकार से शांति था और किस प्रकार से वो युद्ध में परिवर्तित हुआ। चीन और भारत के रिश्ते आपने समझ लिया। अब हम चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते समझने। आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत अटूट है। क्यों अटूट है? क्योंकि भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। पाकिस्तान को हम एक तरह से अपना पुत्र मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही भाग में से निकला है और पाकिस्तान का रिश्ता हमारे साथ बड़ा ही बेहतर नहीं रहा है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इस रिश्ते ने हमारे देश के सभी अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर बहुत फर्क डाला है। इसलिए इसके साथ के रिश्ते को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये हमारा ही अंग था एक समय, और अपने अंग में से निकला हुआ एक अंग को हमारे साथ उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो जाना ये हमारे लिए बहुत खलता है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे देश का सैन्य खर्च बहुत अधिक है। सैन्य खर्च अधिक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान ही है। अगर पाकिस्तान हमसे विभाजित नहीं होता तो हमारा इतना सैन्य खर्च नहीं होता, हमारे देश में इतनी ज्यादा असुरक्षा नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप सब जानते हैं हमारी आजादी मिलते ही हमारा और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर सबसे बड़ा विवाद हुआ। कश्मीर वो विवाद बना जो आज तक नहीं खत्म हो पाया। वो विवाद है जो आज तक जिसका निवारण हमारा देश नहीं कर पाया है। और ये पाकिस्तान का जो दावा है कश्मीर पर वो सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पाकिस्तान वहां की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी और वहां के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने उसका भारत के साथ विलय किया है। वो तो एक प्रकार से वो स्वतंत्र रहना चाहते थे और वो पाकिस्तान ने अगर उन पर हमला नहीं किया होता कबायलियों के भेष में तो वो कभी भारत में भी नहीं मिलते। तो ये तो पाकिस्तान उसे बेबुनियाद तरीके से अपना हिस्सा बनाना चाहता है, वो सरासर गलत है। और उनके हमले के बाद हरि सिंह ने कश्मीर को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो विलय पत्र के हस्ताक्षर के अनुसार कश्मीर हमारा भाग है, अर्थात भारत का भाग है। उस पर पाकिस्तान जो लड़ रहा है वो सरासर गलत लड़ रहा है। उसे समझना चाहिए, उससे उसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो वो पाकिस्तान कश्मीर को प्राप्त करने के लिए जितना धन खर्च कर रहा है, अगर वही धन वो अपने देश के विकास पर खर्च कर दे तो उसके देश की उन्नति कुछ और होगी, कुछ दशा कुछ और होगी। परंतु वो इस बात को नहीं समझता कि ये उसके देश के लिए कितना खतरनाक है। आइए सुनते हैं। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। आप सबको पता है, मैंने जैसे शुरू में ही बोल दिया कि पाकिस्तान वो हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे हर रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। पाकिस्तान का अमेरिका ने भारत के खिलाफ प्रयोग किया और कभी भी पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पाया। चीन भी आज वही कर रहा है पाकिस्तान के साथ। चीन भी वही कर रहा है पाकिस्तान के साथ, परंतु पाकिस्तान की सत्ता जो है अपने आर्थिक फायदे के लिए पाकिस्तान की जनता अथवा पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है।
सरासर दुरुपयोग कर रही है, पाकिस्तान की जनता के साथ छलावा करा जा रहा है। ये जो पाकिस्तान की जनता, जो मासूम जनता है, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसका शोषण किया जा रहा है। और पाकिस्तान के शोषण में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वहां की सेना का, वहां की सेना का, उसके बाद वहां की जमींदारी प्रथा का। और पाकिस्तान की इस दशा को बनाए रखने में पाकिस्तान की अशिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। पाकिस्तान की अशिक्षा ने उसे सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। पाकिस्तान में कभी भी उचित इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि अगर उन्हें इतिहास पढ़ाया जाए उचित तो उनका भारत के प्रति प्रेम जाग जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का इतिहास अलग कहीं से है ही नहीं। और अगर उन्होंने पाकिस्तान की जनता को इतिहास की सही जानकारी दी तो उनके बच्चों में भारत के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, जिस कारण से वो लोग कभी इतिहास की उचित शिक्षा ही अपने बच्चों को नहीं देते। ये पाकिस्तान के भविष्य के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत गलत हो रहा है और वो करने वाली वहां की सरकार है। आगे सुनिए। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम है। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय की मध्यस्थता से नदी जल में बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल आयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संबंध पर ठीक ठाक अमल होता रहा। ये अमल पाकिस्तान की वजह से नहीं होता रहा, ये अमल भारत की वजह से होता रहा। क्यों? क्योंकि भारत कभी भी किसी के मुंह का पानी नहीं छीनता। भारत एक सिद्धांतवर्ती राष्ट्र है, सिद्धांत परक राष्ट्र है। इसलिए कभी भारत ने कितने भी, पाकिस्तान ने कितनी क्यों ना नादानी कर दी हो, पाकिस्तान ने हम पे बेवजह हमला क्यों ना करा हो, लेकिन पाकिस्तान ने कितनी भी संधियां क्यों ना तोड़ी हो, लेकिन हमने कभी भी इस संधि को तोड़ा नहीं है। नहीं तो अगर हम पाकिस्तान के साथ इस संधि को तोड़ दें तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। लेकिन हम एक सभ्य राष्ट्र होने के नाते, एक सिद्धांत परक राष्ट्र होने के नाते कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान अपनी जबान पर कभी कायम नहीं रहता और उसके न रहने में उसकी सेना का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सेना वहां पर ताकतवर इसीलिए है कि वो भारत को प्रयोग करती है अपने लिए धन आवंटित करने के लिए। वो जनता को ये बताती है कि भारत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, भारत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वहां की राजनीति उसे संभाल नहीं पाएगी। जब देश हमारे पास होगा तभी भारत से पाकिस्तान सुरक्षित रह पाएगा। पाकिस्तान की सेना सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। आगे सुनिए। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष शुरू हुए। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाब हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घंघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई। लेकिन भारत ने कभी उसकी भूमि पर कब्जा नहीं किया। नहीं तो चाहते तो हम लाहौर भी अपने कब्जे में ले सकते थे, हम लाहौर भी अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम एक सभ्य राष्ट्र हैं। हम युद्ध में जीती हुई भूमि को अपनी भूमि
नहीं मानते। यही और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को वो कमजोर प्रधानमंत्री समझ रहे थे, लेकिन उसी प्रधानमंत्री ने उनके गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि वो अपने घर में ही कैद होकर रह गए। आगे सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा। तो ये सत्य है, जब भी आप युद्ध लड़ते हैं तो आपका जो एक मोटा बजट होता है, जो आपके 10 साल से जो ना आपने कमा कर रख रखा होता, 10 साल के लिए जो आप निवेश करने के लिए अपने पास पैसा जमा करते हैं, वो सारा पैसा युद्ध में चला जाता है। युद्ध किसी भी देश को बहुत ही क्षति पहुंचाता है, लेकिन पाकिस्तान की दुर्बुद्धि को हम क्या कहें? वो अपना भी राष्ट्र बर्बाद करता है अथवा अपने पड़ोस के देशों को भी बर्बाद करता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान हमारे विकास की वो बाधा है जिसको हम अगर सही ढंग से सुलझाएंगे नहीं सुलझाएंगे, हमारा विकास हमेशा बाधित होता रहेगा। आइए अब आते हैं बांग्लादेश युद्ध 1971। अब सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक समय में पाकिस्तान का हिस्सा था। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान और उसे पश्चिमी, जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ वो दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो जनता थी ये बंगाली भाषा बोलती थी और उन्होंने अपने राष्ट्र की भाषा उर्दू बनाई थी। वहां की भी जनता उर्दू नहीं बोलती थी, वहां की अधिकतर जनता पंजाबी और सिंधी बोलती थी। परंतु जिन्ना साहब ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा, जो कि पाकिस्तान की कहीं से भी भाषा नहीं थी। आप सब जानते हैं भाषा का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए वो चीज है जो उसकी आजादी को व्यक्त करती है, और अगर किसी भी व्यक्ति की आजादी को आप उससे छीनेंगे तो आपके खिलाफ विद्रोह करेगा ही करेगा। और यही होता है पूर्वी पाकिस्तान की जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें दूसरे स्तर का नागरिक माना जाता है। दूसरे स्तर का क्यों? क्योंकि वो बंगाली भाषा, वो बंगाली संस्कृति के थे, इसी कारण से उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को पश्चिमी पाकिस्तान अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से छोटा समझता था। कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई भाषा, कोई संस्कृति किसी भी से छोटा और बड़ा नहीं होती, ये हमें समझना पड़ेगा। हर भाषा का अपना बल है, अपना वैभव है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। जब तक हम इस चीज को करते रहेंगे तब तक हमारा राष्ट्र पिछड़ता रहेगा। ये हमारे राष्ट्र के साथ भी है, लेकिन हमारे राष्ट्र ने इन समस्याओं को बहुत ही बखूबी ढंग से सुलझाया है, लेकिन पाकिस्तान इस समस्या को सुलझा नहीं पाया, इसीलिए उसका एक अंग छिन्न भिन्न हो गया और उसी का परिणाम है कि बांग्लादेश। आइए सुनते हैं, विस्तार से समझते हैं कि क्या हुआ था उसमें। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजबिर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। 1970 में पाकिस्तान में होता है चुनाव, और आप सबको मैं बता देता हूं कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक थी। जिस प्रकार से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था, संसदीय प्रणाली
संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्र, वही संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्र पाकिस्तान ने भी अपनाया था। और जनसंख्या यहाँ ज्यादा थी, जिस कारण से निर्वाचन सीटें भी इधर अधिक थी। तो आपके जुल्फी अली खान भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में तो विजयी हो गई। वहां की जनसंख्या कम थी, तो जिस कारण से वहां सीटें भी कम थी। लेकिन आपके मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग यहां विजयी हो जाती है और यहां सीटें अधिक थी, जिस कारण से आवामी लीग की सत्ता स्थापित होती है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार आवामी लीग की विजय को कतई स्वीकार नहीं करती, उसे सरे तौर पर नकार देती है। और यहीं से जो इतने दिनों से उनके मन में अंगार थी, उन्होंने सोचा था कि हमें सत्ता में भागीदारी मिलेगी, लेकिन उन्हें जब भागीदारी नहीं मिली तो उन्होंने अपने अंदर की भरी चिंगारी को आग में परिवर्तित कर दिया और उस आग में घी डालने का काम पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और सेना ने किया। आइए देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जिनको वो दोयम दर्जे का नागरिक मान रहे थे वो उन पर शासन करे, वो उनके लिए नीतियां बनाए। यही कारण है वहां पर इस विद्रोह का फूटना और पाकिस्तान का अलगाव होना। पाकिस्तान के अलगाव का कारण पाकिस्तान खुद है, कोई और नहीं। समझ में बात? पाकिस्तान के अलगाव का कारण पाकिस्तान खुद है, कोई और नहीं। किसी भी देश को, किसी भी घर को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं तोड़ता, उसी घर के, उसी देश के व्यक्ति तोड़ते हैं। आगे सुनो। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर को गिरफ्तार कर लिया। वहां के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1971 में। अब आप बताइए, अगर आपके देश, आपने जिसे अपना नेता चुना है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी विद्रोह करेंगे। वहां की जनता ने भी विद्रोह किया और जब वहां की जनता ने विद्रोह किया तो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने, या कह लीजिए उस समय के पाकिस्तान की सेना ने, पूर्वी पाकिस्तान की जनता का दमन करना स्टार्ट किया। और जब दमन करना स्टार्ट किया तो वहां की जनता भारत की तरफ भागी, भारत में शरण लेने की तरफ। भाई, भारत भी इतना आर्थिक रूप से उस समय सशक्त नहीं था। भारत में भी आर्थिक संकट थे। भारत का भी खाद्य उत्पाद इतना बेहतर नहीं पा रहा था। तो भारत कैसे 80 लाख 1 करोड़ लोगों को अपने देश में शरण देता? तो भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा। भारत को ना चाहते हुए भी, या कह लीजिए चाहते हुए भी, कूदना पड़ा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई इसका विरोध कर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर उनके कारण प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसमें जाएं और उस समस्या का समाधान करें, जिससे हमारे देश पे वाले खतरे को हम हटा सकें। तो भारत ने उस चीज को किया। आगे देखिए। गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को सैन्य समर्थन और भौतिक सहायता दी।
पाकिस्तान ने अब आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। कहां से साजिश कर रहा है भाई? आपकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट रही है, तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी बचाने नहीं आऊंगा। वही किया भारत ने, बचाने आया है अपने आप को। मैं अपनी जनता का पेट ना भरूं, मेरी जनता का हक मारा जा रहा है, मैं अपनी जनता का हक वापस ना दिलाऊं। आप मेरे घर में घुस रहे हो, आप जनता मेरे घर में घुस रही है, तो मैं उनको उनकी सहायता करना मेरा काम है। मैंने सहायता करी है उनकी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अर्थात भारत ने कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तान के इस मामले में बोलकर अर्थात पाकिस्तान को सचेत किया है कि अपने देश की जनता का अगर आप दमन करेंगे तो वो आपको तोड़ देंगे। ये भारत ने समझाया है और पाकिस्तान नहीं समझा। वो उसकी आज भी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। वो अपनी ही जनता का दमन कर रहा है और जब तक दमन करता रहेगा तब तक वो टूटता रहेगा। यही हकीकत है। आगे सुनिए। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। आप सब जानते हैं ये जो सब चीजें हो रही है ये शीत युद्ध के काल में हो रही है और शीत युद्ध के काल में होने के कारण यहाँ शक्ति संतुलन बिठाना बहुत जरूरी था। जब भारत ने देखा कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक सूत्र में बंध रहे हैं तो उसने भी अपने शक्ति संतुलन को बिठाने के लिए सोवियत संघ के साथ मित्रता के 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया और भारत ने मित्रता की है और पाकिस्तान ने गुलामी की है, चेलागिरी की है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया है इसी कारण से, क्योंकि आप चेला बनेंगे तो आप कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते। और भारत ने मित्रता की है, जहां उसे उचित लगा उसने अपने मित्र का साथ दिया, जहां उसे अपना मित्र अनुचित लगा उसने उसका साथ नहीं दिया अथवा उसे सही रास्ते पर लाया। तो इस मित्रता की संधि ने भारत को ये एश्योरेंस प्रदान की कि अगर कभी भी किसी भी हाल में उसका किसी के साथ बड़े स्तर पर युद्ध होता है तो आपका सोवियत संघ भारत का सहयोग करेगा। आगे सुनिए। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। तो ये है, अगर आप अपने घर को ही के लोगों को ही मारोगे तो एक दिन वो आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे ही करेंगे और इसी का परिणाम है पूर्वी पाकिस्तान।
और इंदिरा गांधी की कूटनीति, सैम मानिक शाह का दिमाग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फील्ड मार्शल साहब हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिभाशाली। आगे आइए। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इसे गर्व की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस रक्षा व्यय का बढ़ना ही भारत के विकास की सबसे बड़ी बाधा बन जाना था, क्योंकि अगर किसी भी देश का रक्षा बजट बढ़ेगा तो उस देश के विकास पर खासा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। आइए अब समझते हैं भारत की परमाणु नीति। आप सब जानते हैं भारत को परमाणु नीति क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि भारत जिस समय आजाद हुआ है वो शीत युद्ध का काल है और शीत युद्ध का काल प्रारंभ होने का कारण ही परमाणु शक्ति है। अगर अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होता तो सोवियत संघ कभी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करता। अगर अमेरिका ने जापान पर परमाणु शक्ति का परीक्षण नहीं किया होता, प्रयोग नहीं किया होता, तो कभी ये शक्ति संघर्ष प्रारंभ ही नहीं होता। और ये शक्ति संघर्ष प्रारंभ होने के कारण ही दुनिया के अनेकों देशों ने अपने आप को परमाणु संपन्न बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि परमाणु शक्ति का अगर हमला होता है तो कोई भी अपने आप को अकेले बचा नहीं सकता। और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर देश ने परमाणु शक्ति को बनाने का प्रयास किया। पर जब देखा अमेरिका ने अधिकतर देश इस प्रयास की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध भी लगाए। परमाणु अप्रसार संधि लाए, जिसमें उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि अब इसके बाद 1965 के बाद जिन देशों ने परमाणु शक्ति नहीं प्राप्त करी है उन देशों को परमाणु शक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारत ने इस संधि का सीधे तौर पर विरोध किया। भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत ने इसे सीधे तौर पर अन्यायपूर्ण माना। आइए देखते हैं भारत ने किस प्रकार से अपनी परमाणु शक्ति और अपनी परमाणु नीति पर अमल किया और कैसे उसने परमाणु शक्ति प्राप्त करी। इस दौर की एक खास बात थी भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया। नेहरू की औद्योगिकीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया।
जिसके साथ हमारा एक युद्ध हो चुका था, हमारा पड़ोसी परमाणु शक्ति संपन्न हो गया था, जिसने बेवजह हम पर, जिसके साथ हमारी मित्रतापूर्ण रिश्ते थे, जिसने तब भी हम पर हमला कर दिया। तो इस स्थिति से हमें बचने के लिए उसके समान शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत ने ना चाहते हुए भी परमाणु शक्ति का निर्माण किया, क्योंकि परमाणु शक्ति अगर नहीं होती तो पता नहीं कितनी बार चीन हम पर हमला कर चुका होता। वो हमारे साथ भी तिब्बत जैसा व्यवहार कर सकता था। तिब्बत जैसा व्यवहार हमारे साथ ना हो और हम उससे दबकर ना रहे, इसीलिए हमने परमाणु शक्ति को किसी से भी दबकर ना रहे, क्योंकि हमने इन सभी देशों से अलग नीति को अपने देश के लिए अपनाया है। इसीलिए हमने परमाणु अप्रसार संधि को सिरे तौर पर नकारा कि ये अन्यायपूर्ण संधि है। भारत ने इसीलिए उसे नकारा। आगे सुनिए। अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है, और कभी भी भारत ने बेवजह परमाणु शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया है, और हम चाहते भी नहीं है कि हमें इस शक्ति का प्रयोग करना पड़े। हम कदापि नहीं चाहते। लेकिन हमारे अगर पड़ोसी, अगर हमारे शत्रु हम पर बेवजह इस प्रकार के हमले करेंगे, हमने अपनी नीति में इस चीज पर बहुत जोर दिया है कि हम कभी भी पहले परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर किसी ने किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी नीति है। हमने इस शक्ति का निर्माण अपने विकास के लिए किया है। हमने इस शक्ति का निर्माण अपने विकास के लिए किया है। आगे सुनिए। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे, इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। मैंने आपको समझा ही दिया कि देश का पैसा जब रक्षा पर जाता है तो उससे देश की आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना स्वाभाविक है। देश की आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना स्वाभाविक है, और यही हुआ भी हमारे देश के साथ। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1962-1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में बहुत विविधता है, लेकिन भारत की विदेश नीति में कोई खास विविधता नहीं, क्योंकि हमारे देश की हर पार्टी हमारे देश की वही सीमा मानती है जो कांग्रेस मानती है, जो भाजपा मानती है, सब वही मानते हैं। हम अपने देश की अखंडता अथवा सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं करते, और हम आज भी उसी चीजों को चाहते हैं जो हम 1947 में चाहते थे, शांति और विकास।
हमारा प्रमुख उद्देश्य शांति और विकास। और इसी के साथ यह अध्याय आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।